हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाले 80 प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो ये वीडियो लंबी होने वाली है और इस वीडियो में हम करने वाले हैं हिंदी की प्रैक्टिस क्लास। एक हिसाब से ये आपका मॉक टेस्ट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक वॉच करना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक बात मैं पहले ही बता दूं, आज की वीडियो को हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई तो आप लोग बोर हो सकते हैं, इसलिए क्वेश्चंस करेंगे, उसके आंसर जानेंगे। बची हुई थ्योरी के लिए मैं एक अलग से क्लास ले आऊँगा, तो आप लोग उसकी चिंता ना करें। चलिए बात करते हैं हम अपने पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, लोकायतन के रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन पंत यानी कि सुमित्रानंदन पंत जी, दूसरा ऑप्शन निराला, तीसरा ऑप्शन प्रसाद सिंह और चौथा ऑप्शन महादेवी वर्मा। तो लोकायतन के रचयिता की बात करते हैं। पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रानंदन पंत। लोकायतन के रचयिता सुमित्रानंदन पंत हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, अष्टछाप के प्रवर्तक थे। अष्टछाप के प्रवर्तक कौन थे। पहला ऑप्शन सूरदास जी, दूसरा ऑप्शन वल्लभाचार्य, तीसरा ऑप्शन विट्ठलनाथ और चौथा ऑप्शन सुंदरदास। बात करते हैं दूसरे प्रश्न के सही उत्तर की। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ जो थे वो हमारे अष्टछाप के प्रवर्तक थे और ये किसके शिष्य थे। तो ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। लेकिन यहाँ पर हमारे जो अष्टछाप थे उनमें चार जो सदस्य थे वो विट्ठलनाथ के थे, चार सदस्य वल्लभाचार्य के थे, और जो सूरदास जी थे वो वल्लभाचार्य के सदस्य थे अष्टछाप के अंतर्गत। इसके बाद बात करते हैं हम तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न हमसे दिया गया है, मनोविश्लेषणवादी कवि निम्न में से कौन है। पहला ऑप्शन राजेंद्र यादव, दूसरा ऑप्शन रामविलास शर्मा, तीसरा ऑप्शन अज्ञेय जी और चौथा ऑप्शन रामकुमार वर्मा। तो मनोविश्लेषणवादी कवि निम्न में से कौन थे। बात करते हैं तीसरे प्रश्न के सही उत्तर की। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अज्ञेय जी। तो अज्ञेय जी जो थे हमारे वो मनोविश्लेषणवादी थे। इनकी रचनाओं में बहुत ही मनोविश्लेषण वाली झलक दिखती थी। इसके बाद बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न हमसे पूछा गया है, शिव सिंह सरोज किस भाषा में लिखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, 99% आपके पेपर में आने के पूरे पूरे चांस। पहला ऑप्शन हिंदी, दूसरा ऑप्शन उर्दू, तीसरा ऑप्शन अंग्रेजी और चौथा ऑप्शन फारसी। तो शिव सिंह सरोज जो था वो हमारा हिंदी में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चौथे प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। आओ पेपे घर चलें किसकी कृति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। पेपर की दृष्टि से आज के आपके 80 के 80 प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। पहला ऑप्शन ममता कालिया, दूसरा ऑप्शन मालती जोशी, तीसरा ऑप्शन कृष्णा शोभती और चौथा ऑप्शन प्रभा खेतान। तो आओ पेपे घर चलें ये कृति है हमारी प्रभा खेतान की। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रभा खेतान जी ने लिखी है और यहाँ पर जो पेपे नाम है वो एक कुत्ते का नाम था। इसके बाद बात करते हैं हम छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न हमसे पूछा गया है, वाद विवाद संवाद पुस्तक के लेखक कौन हैं। पहला ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट, दूसरा ऑप्शन नामवर सिंह, तीसरा ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल और चौथा ऑप्शन मृणाल पांडे। तो वाद विवाद संवाद पुस्तक के लेखक हैं हमारे नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी छठे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो हमारी रचना है ये हमारी आलोचनात्मक रचना के अंतर्गत आती है। इसके बाद बात करते हैं सातवें प्रश्न की। प्रेमचंद को सर्वप्रथम उपन्यास सम्राट किसने कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पेपर में आपसे 99.99% आने के चांस हैं। पहला ऑप्शन शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, दूसरा ऑप्शन रामविलास शर्मा, तीसरा ऑप्शन सियाराम शरण गुप्त और चौथा ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर। तो सर्वप्रथम उपन्यास का सम्राट ये उपाधि दी थी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर ए सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने प्रेमचंद को सर्वप्रथम उपन्यास सम्राट कहा था। इसके बाद बात करते हैं आठवें प्रश्न की। किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा गया है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया प्रताप नारायण मिश्र को, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया रामविलास शर्मा को, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया सियाराम शरण गुप्त को और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया रामधारी सिंह दिनकर को। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा गया है हमारा
सियाराम शरण गुप्त को, और इन्होंने एक रचना भी लिखी है जिसका नाम बापू है। तो आपको इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि हिंदी साहित्य का बापू कहा जाता है सियाराम शरण गुप्त को। 8वें प्रश्न के बाद अब बात करते हैं 9वें प्रश्न की। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है राम कुमार वर्मा, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है अज्ञे जी, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है निराला जी, और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है कमलेश्वर जी। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं हमारे अज्ञे जी। ऑप्शन नंबर बी 9वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। स्पीड थोड़ी तेज करा रहा हूं जिससे वीडियो छोटी बने, तो वीडियो को अंत तक वॉच जरूर करना। इसके बाद बात करते हैं 10वें प्रश्न की। अप्सरा के रचनाकार हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। पहला ऑप्शन पंत जी, दूसरा ऑप्शन निराला जी, तीसरा ऑप्शन प्रसाद जी, और चौथा ऑप्शन प्रेमचंद जी। तो बात करते हैं अप्सरा के रचनाकार की। तो अप्सरा जो हमारी रचना थी वो थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न हमसे पूछा गया है मित्रों मरजानी के लेखक हैं। पहला ऑप्शन मनु भंडारी, दूसरा ऑप्शन कृष्ण सोबती, तीसरा ऑप्शन चित्रा मुदगल, और चौथा ऑप्शन वृंदावन लाल वर्मा। नया प्रश्न इंपॉर्टेंट, डबल लगाइए, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। मित्रों मरजानी के लेखक हैं हमारे कृष्ण सोबती। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 12वें प्रश्न की। 12वां प्रश्न हमसे पूछा गया अकाल में सारस किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट लगाइए, बहुत सारे पेपर्स में पूछा गया है। पहला ऑप्शन अज्ञे जी की, दूसरा ऑप्शन केदारनाथ सिंह की, तीसरा ऑप्शन केदारनाथ अग्रवाल की, और चौथा ऑप्शन शमशेर बहादुर सिंह की। इस प्रश्न में ऑप्शन देखकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा केदारनाथ सिंह। बहुत सारे बच्चों केदारनाथ अग्रवाल को सही उत्तर लगाएंगे क्योंकि वो आगे का नाम पढ़ लेते हैं लेकिन सरनेम नहीं पढ़ते, इसलिए आपको पूरा पढ़ना है। केदारनाथ सिंह ने लिखी है अकाल में सारस। इसके बाद बात करते हैं हम 13वें प्रश्न की। 13वां प्रश्न हमसे पूछा गया संशय की एक रात के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन नरेश मेहता, दूसरा ऑप्शन यशपाल, तीसरा ऑप्शन भीम सहानी, और चौथा ऑप्शन मतीराम। तो संशय की एक रात इस कहानी के रचनाकार हैं हमारे नरेश मेहता। ऑप्शन नंबर ए 13वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नरेश मेहता ने संशय की एक रात कहानी लिखी। इसके बाद बात करते हैं हम 14वें प्रश्न की। प्रताप पत्रिका के संपादक, पेपर में आने के पूरे पूरे चांस, स्टार बनाइए 3। पहला ऑप्शन गणेश शंकर विद्यार्थी, दूसरा ऑप्शन रविंद्र कालिया, तीसरा ऑप्शन ज्ञान रंजन, और चौथा ऑप्शन गुलेरी जी। तो बात करते हैं हम 14वें प्रश्न के सही उत्तर की। 14वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने प्रताप पत्रिका के संपादक हैं। अब बात करते हैं हम 15वें प्रश्न की। 15वां प्रश्न हमसे पूछा गया है रूपाभ पत्रिका के संपादक कौन थे? पहला ऑप्शन धर्मवीर भारती, दूसरा ऑप्शन निराला जी, तीसरा ऑप्शन महादेवी वर्मा, और चौथा ऑप्शन सुमित्रानंदन पंत जी। तो रूपाभ पत्रिका के संपादक थे हमारे पंत जी, सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निराला जी की मतवाला थी, धर्मवीर भारती की धर्म युद्ध थी। इसके बाद बात करते हैं हम 16वें प्रश्न की। 16वां प्रश्न निम्न में से प्रजा हितैषी के संपादक कौन थे? पहला ऑप्शन जुगल किशोर शुक्ल, दूसरा ऑप्शन राजा राम मोहन राय, तीसरा ऑप्शन राजा लक्ष्मण सिंह, और चौथा ऑप्शन प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रजा हितैषी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल इंटर में पूछा जाता है ये प्रश्न, तो आपसे भी पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। प्रजा हितैषी के संपादक थे हमारे राजा लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन नंबर सी 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम 17वें प्रश्न की। 17वां प्रश्न भारत मित्र पत्रिका के संपादक थे। नया प्रश्न है, आपसे आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। पहला ऑप्शन राजा राम मोहन राय, दूसरा ऑप्शन राजा लक्ष्मण सिंह, तीसरा ऑप्शन बाल मुकुंद गुप्त, और चौथा ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बात करते हैं भारत मित्र पत्रिका की, तो इसके संपादक थे हमारे बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन नंबर सी 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 17वें प्रश्न के बाद अब हम बात करते हैं 18वें प्रश्न की। 18वां प्रश्न हमसे पूछा गया है सिंहावलोकन किसकी रचना है? सिंहावलोकन किसकी रचना है? पहला ऑप्शन यशपाल, दूसरा ऑप्शन श्री राम शर्मा की, तीसरा ऑप्शन उग्र जी की, और चौथा ऑप्शन पंत जी की। तो सिंहावलोकन रचना हम बात करते हैं तो ये है हमारी यशपाल जी की। ऑप्शन नंबर ए 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 18वें प्रश्न के बाद अब बात करते हैं 19वें प्रश्न की। 19वां प्रश्न है वापसी के रचनाकार कौन है? यानी कि ये हमारी एक रचना है वापसी, इसके रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है कृष्णा सोबती,
दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है मैत्रेय पुष्पा, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है प्रभा खेतान और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है उषा प्रियबंदा। तो बात करते हैं 19वें प्रश्न के सही उत्तर की। 19वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उषा प्रियंबदा। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बाद बात करते हैं हम 20वें प्रश्न के। 20वां प्रश्न, मैं हार गई के रचनाकार कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं हार गई। पहला ऑप्शन मनु भंडारी, दूसरा ऑप्शन मैत्रेय पुष्पा, तीसरा ऑप्शन प्रभा खेतान और चौथा ऑप्शन उषा प्रिय बंदा। तो मैं हार गई के रचनाकार हैं हमारे मनु भंडारी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, मैं हार गई यानी कि स्टार्टिंग में माँ और मनु भंडारी के स्टार्टिंग में भी माँ। इसके बाद बात करते हैं 21वें प्रश्न की। अन्या से अनन्या के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन मनु भंडारी जी, दूसरा ऑप्शन मैत्रेय पुष्पा, तीसरा ऑप्शन प्रभा खेतान और चौथा ऑप्शन उषा प्रियंबदा। तो बात करते हैं अन्या से अनन्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। 21वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करेंगे तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभा खेतान जी। प्रभा खेतान जी की मैं आपको बहुत सारी रचनाएं क्वेश्चंस के माध्यम से करा चुका हूं, तो आपको इनको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आपसे पूछा गया अगर प्रभा खेतान जी से प्रश्न तो यहीं से पूछा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम 22वें प्रश्न की। 22वां प्रश्न है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। इंटर की परीक्षाएं जो होती हैं वो यूपी बोर्ड की, उसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला ऑप्शन मुंशी प्रेमचंद जी को, दूसरा ऑप्शन जयशंकर प्रसाद जी को, तीसरा ऑप्शन अज्ञे जी को और चौथा ऑप्शन निराला जी को। तो कलम का सिपाही हमारा कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद बात करते हैं 23वें प्रश्न की। आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? डबल इंपॉर्टेंट लगाइए, 99% आपके पेपर में आने के चांस। पहला ऑप्शन महादेवी वर्मा को, दूसरा ऑप्शन मीराबाई को, तीसरा ऑप्शन सुभद्रा कुमारी चौहान को और चौथा ऑप्शन मनु भंडारी को। तो आधुनिक युग की मीरा कहलाती हैं हमारी महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर ए 23वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिक युग की मीरा हमारी महादेवी वर्मा जी कहलाती हैं। इसके बाद बात करते हैं हम 24वें प्रश्न की। मधुमालती की रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन कुतुबन, दूसरा ऑप्शन मंझन, तीसरा ऑप्शन जायसी और चौथा ऑप्शन नूर मोहम्मद। तो मधुमालती की रचयिता हैं हमारी मंझन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, मधुमालती मंझन। आपको इस तरह से भी याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं 25वें प्रश्न की। 25वां प्रश्न है, रतन खान और ज्ञानबोध किसकी रचनाएं हैं? पहला ऑप्शन हमें दिया गया मलूक दास, दूसरा ऑप्शन हमें दिया है अक्षर अनन्य, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया सुंदर दास और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया नंद दास। तो रतन खान और ज्ञानबोध ये रचनाएं हैं हमारी मलूक दास जी की। ऑप्शन नंबर ए 25वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 25वें प्रश्न के बाद अब हम बात करते हैं 26वें प्रश्न की। 26वां प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में से भी न जाने कितने आ गए। यह कथन किस आलोचक का है? पहला ऑप्शन हमें दिया गया रामविलास शर्मा जी का, दूसरा ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल जी का, तीसरा ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का और चौथा ऑप्शन नगेंद्र जी का। तो बात करते हैं 26वें प्रश्न के सही उत्तर की। तो इसका आपको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। आपसे पेपर में इतना लंबा अगर पैराग्राफ के हिसाब से कथन पूछा गया तो यही पूछा जाएगा, इसलिए इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल जी थे, उन्होंने ये कथन कहा था। इसके बाद बात करते हैं 27वें प्रश्न की। मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? पहला ऑप्शन हमें दिया गया दास्य भाव की, दूसरा ऑप्शन हमें दिया साख्य भाव की, तीसरा ऑप्शन हमें दिया माधुर्य भाव की और चौथा ऑप्शन हमें दिया वात्सल्य भाव की। तो मीराबाई की उपासना थी हमारी माधुर्य भाव की। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, माधुर्य भाव प्रकट करती थी मीरा जी अपनी उपासना में। इसके बाद बात करते हैं 28वें प्रश्न की। 28वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कवि ने अपनी साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुक्कड़ी से उनका अभिप्राय क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं।
पहला ऑप्शन हमें दिया गया ब्रजभाषा मिश्रित पूर्वी बोली, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली और चौथा ऑप्शन 5 भाषाओं के मिश्रण वाली भाषा। तो बात कर लेते हैं हम इस प्रश्न के सही उत्तर की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजस्थानी पंजाबी मिश्रित जो खड़ी बोली है उसे उन्होंने साधुकड़ी नाम दिया है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे कबीरदास जी थे उनकी भाषा को सधुक्कड़ी भी कहा जाता था और पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता था। तो पंचमेल खिचड़ी से अगर आपसे पूछा जाए क्या अभिप्राय है, तो 5 भाषाओं के मिश्रण वाली जो भाषा थी वो पंचमेल खिचड़ी कहलाई थी। लेकिन सधुक्कड़ी जो थी वो राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली थी। इसके बाद बात करते हैं हम 29वें प्रश्न की। 29वां प्रश्न है, विट्ठल नाथ ने बल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया? पहला ऑप्शन बालकृष्ण की उपासना, दूसरा ऑप्शन यगुल उपासना, तीसरा ऑप्शन राधा स्तुति और चौथा ऑप्शन कांता भाव की उपासना। तो विट्ठल नाथ ने बल्लभ संप्रदाय में जो पूजा पद्धति का समावेश किया वो था युगलोपासना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उसमें बालकृष्ण की उपासना तो पहले से ही थी, लेकिन विट्ठल नाथ ने बल्लभ संप्रदाय में जो पूजा पद्धति का समावेश किया वो युगलोपासना था। तो इसके बाद बात करते हैं 30वें प्रश्न की। ग्राम्य जो कि एक कविता है उसके कवि कौन है? पहला ऑप्शन सुमित्रानंदन पंत जी, दूसरा ऑप्शन निराला जी, तीसरा ऑप्शन प्रसाद जी और चौथा ऑप्शन महादेवी वर्मा जी। तो ग्राम्य जो कविता है वो है हमारी सुमित्रानंदन पंत जी की। बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे बच्चे इस कविता के बारे में कुछ नहीं जानते होंगे, उनका 100% प्रश्न गलत होगा। जितने स्टार बनाने हैं बनाइए, क्योंकि आपके पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं इसके। इस बात करते हैं 30वें प्रश्न की। कलाधर उपनाम से कौन लिखते थे? तो एक उपनाम मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, एक उपनाम मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। पहला ऑप्शन जैनेन्द्र जी, दूसरा ऑप्शन जयशंकर प्रसाद जी, तीसरा ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और चौथा ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो कलाधर उपनाम से जो लिखते थे वो हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा और ये आपके पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद बात करते हैं हम 31वें प्रश्न की। चांद पत्रिका के संपादक कौन थे? पहला ऑप्शन हमें दिया गया धर्मवीर भारती, दूसरा ऑप्शन निराला जी, तीसरा ऑप्शन महादेवी वर्मा जी और चौथा ऑप्शन प्रेमचंद जी। चांद पत्रिका के संपादक की बात करें तो ये हैं हमारी महादेवी वर्मा जी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चांद पत्रिका के संपादक महादेवी वर्मा जी थी। 31वें प्रश्न के बाद अब बात करते हैं 32वें प्रश्न की। निम्न में से ब्राह्मण के संपादक कौन थे? यानी कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? पहला ऑप्शन जुगल किशोर शुक्ल जी, दूसरा ऑप्शन राजा राममोहन राय, तीसरा ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट और चौथा ऑप्शन प्रताप नारायण मिश्र। तो बात करते हैं ब्राह्मण के संपादक की, तो ये थे हमारे प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, श्रृंखला की कड़ियाँ के रचयिता कौन थे? ये रचना हमारी किसने लिखी थी? पहला ऑप्शन पंत जी ने, दूसरा ऑप्शन निराला जी ने, तीसरा ऑप्शन प्रसाद जी ने और चौथा ऑप्शन महादेवी वर्मा जी ने। तो श्रृंखला की कड़ियाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नया प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। श्रृंखला की कड़ियाँ के रचयिता हैं हमारे महादेवी वर्मा जी। ऑप्शन नंबर डी 33वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 33वें प्रश्न के बाद अब हम बात करते हैं 34वें प्रश्न की। 34वां प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? पहला ऑप्शन बालकांड में, दूसरा ऑप्शन अयोध्या कांड में, तीसरा ऑप्शन अरण्य कांड में और चौथा ऑप्शन उत्तरकांड में। तो बात करते हैं कलयुग के वर्णन की, तो ये किया गया है हमारा उत्तरकांड में। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उत्तरकांड में जो है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कलयुग का वर्णन किया है। इसके बाद बात करते हैं हम 35वें प्रश्न की। 35वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, भक्ति आंदोलन की लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई, यह किसने कहा? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है रामचंद्र शुक्ल जी ने, दूसरा ऑप्शन नंदुलाल वाजपेयी जी ने, तीसरा ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने और चौथा ऑप्शन विजयदेव नारायण सिंह ने। तो बात करते हैं हम 35वें प्रश्न के सही उत्तर की। 35वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी जो थे इन्होंने ही ये कथन कहा था कि भक्ति आंदोलन की जब लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की
परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना लोगों में जगाई थी। इसके बाद बात करते हैं 36वें प्रश्न की। किस विद्वान ने कहा था कि बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे? पहला ऑप्शन कॉमिक बुल के, दूसरा ऑप्शन जॉर्ज गियर्सन ने, तीसरा ऑप्शन विलियम जोन्स ने और चौथा ऑप्शन विलियम कैरी ने। 99.99% आपके पेपर में आने वाला प्रश्न है, इसलिए इसको तो बिल्कुल छोड़ के ही मत जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कहा था हमारा जॉर्ज गियर्सन ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। 37वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, पीली छतरी वाली लड़की किसकी कृति है? यानी कि ये रचना किसने लिखी थी, पीली छतरी वाली लड़की? पहला ऑप्शन ममता कालिया, दूसरा ऑप्शन मालती जोशी, तीसरा ऑप्शन केदारनाथ सिंह और चौथा ऑप्शन उदय प्रकाश जी। तो पीली छतरी वाली लड़की ये कृति लिखी थी हमारी उदय प्रकाश जी ने। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 38वें प्रश्न की। कविता क्या है के लेखक कौन है? ये एक निबंध है, कविता क्या है, और इसे किसने लिखा है इस निबंध को? पहला ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट ने, दूसरा ऑप्शन नामवर सिंह ने, तीसरा ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल ने और चौथा ऑप्शन मृणाल पांडे ने। तो बात करते हैं कविता क्या है निबंध की। तो ये लिखा है हमारे रामचंद्र शुक्ल जी ने। बहुत ही बढ़िया निबंध है, आप लोग चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं और आपके पेपर से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं 39वें प्रश्न के। 39वां प्रश्न, राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य कौन है? पहला ऑप्शन रामानुजाचार्य, तीसरा ऑप्शन गोस्वामी हित हरिवंश, तीसरा ऑप्शन वल्लभाचार्य और चौथा ऑप्शन शंकराचार्य। तो राधा वल्लभी संप्रदाय के जो हमारे आचार्य हैं वो हैं गोस्वामी हित हरिवंश। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम 40वें प्रश्न की। 40वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी नहीं है? पहला ऑप्शन मधुमालती, दूसरा ऑप्शन अखरावट, तीसरा ऑप्शन आखिरी कलाम और चौथा ऑप्शन पद्मावत। तो अभी अभी हम मधुमालती ऊपर पढ़कर आए हैं कि किसी अन्य की रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी की जो निम्न में से रचना नहीं है वो है मधुमालती, बाकी सारी रचनाएं उन्हीं की हैं। अब बात करते हैं हम 41वें प्रश्न की। जायसी के गुरु माने गए हैं, यानी कि जो हमारे मलिक मोहम्मद जायसी हैं उनके गुरु कौन माने गए हैं? पहला ऑप्शन शेख तकी, दूसरा ऑप्शन रज्जब, तीसरा ऑप्शन मोइनुद्दीन चिश्ती और चौथा ऑप्शन नूर मोहम्मद। तो मलिक मोहम्मद जायसी के जो गुरु माने गए हैं वो हैं हमारे मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मोइनुद्दीन चिश्ती जायसी के गुरु माने गए हैं। इसके बाद बात करते हैं 42वें प्रश्न की। अलका के रचनाकार कौन हैं? पहला ऑप्शन पंत जी, दूसरा ऑप्शन निराला जी, तीसरा ऑप्शन प्रसाद जी और चौथा ऑप्शन प्रेमचंद जी। तो बात करते हैं अलका के रचनाकार की। तो अलका के रचनाकार हैं हमारे निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये हमारे अलका के रचनाकार हैं। इसके बाद बात करते हैं हम 43वें प्रश्न की। 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन उस्मान जी, दूसरा ऑप्शन कासिम शाह, तीसरा ऑप्शन नूर मोहम्मद और चौथा ऑप्शन शेख नबी। बात करते हैं ज्ञानदीप। ज्ञानदीप के रचनाकार हैं हमारे शेख नबी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम 44वें प्रश्न की। 44वां प्रश्न है, द्वैतवाद के प्रणेता हैं? पहला ऑप्शन मध्वाचार्य, दूसरा ऑप्शन वल्लभाचार्य, तीसरा ऑप्शन रामानुजाचार्य और चौथा ऑप्शन रामानंद। तो बात करते हैं द्वैतवाद के प्रणेता की। तो ये हैं हमारे मध्वाचार्य। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 44वें प्रश्न के बाद अब हम बात करते हैं 45वें प्रश्न की। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो माना अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ता है, उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। ये किस आलोचक का कथन है? तो उन्होंने कहा कि सूरदास जी जब अपने प्रिय विषय पर वर्णन करते हैं तो जो अलंकार शास्त्र है वो हाथ जोड़कर पीछे पीछे दौड़ता है और उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। तो ये कथन किसने कहा? पहला ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, दूसरा ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल जी, तीसरा ऑप्शन नंद दुलारे वाजपेयी जी और चौथा ऑप्शन हरिवंश लाल शर्मा जी। तो 45वें प्रश्न के सही उत्तर की यदि हम बात करेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी
रामचंद्र शुक्ल जी। ये कहा था हमारे रामचंद्र शुक्ल जी ने। जितने भी कथन मैं इस वीडियो में आपको करा रहा हूँ वो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए कथन के आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, पेपर देने जाने से पहले उनको एक बार देखकर जरूर जाना। इसके बाद बात करते हैं हम 46वें प्रश्न की। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था? पहला ऑप्शन भक्ति सागर में हुआ है, दूसरा ऑप्शन सुख सागर में, तीसरा ऑप्शन काव्य सागर में हुआ और चौथा ऑप्शन प्रेम सागर। तो खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर होगा प्रेम सागर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रेम सागर के अंतर्गत सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इसके बाद बात करते हैं 47वें प्रश्न की। वाक्य रसात्मक काव्यम किसका सूत्र है? संस्कृत में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पहला ऑप्शन आनंद वर्धन का, दूसरा ऑप्शन मम्मट, तीसरा ऑप्शन जगन्नाथ का और चौथा ऑप्शन विश्वनाथ का। तो बात करते हैं वाक्य रसात्मक काव्यन, ये हमारा सूत्र है विश्वनाथ जी का। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये सूत्र दिया है हमारा विश्वनाथ जी ने। हिंदी के साथ साथ ये इम्पोर्टेंट संस्कृत के लिए भी हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं 48वें प्रश्न की। मतवाला पत्रिका के संपादक कौन हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। पहला ऑप्शन धर्मवीर भारती, दूसरा ऑप्शन निराला जी, तीसरा ऑप्शन महादेवी वर्मा और चौथा ऑप्शन सुमित्र नंदन पंत जी। तो मतवाला निराला ऐसे आप याद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। या फिर आप याद रखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी मतवाला थे, यानी कि उनकी पत्रिका थी मतवाला। इसके बाद बात करते हैं हम 49वें प्रश्न की। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक का श्रेय दिया जाता है। पहला ऑप्शन कुंतक को, दूसरा ऑप्शन क्षेमेंद्र को, तीसरा ऑप्शन मम्मट को और चौथा ऑप्शन आनंद वर्धन को। तो वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक का श्रेय दिया जाता है कुंतक को। ऑप्शन नंबर ए 49वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम 50वें प्रश्न की। 50वां प्रश्न है रस गंगाधर के रचयिता कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर की दृष्टि से। 99.99 यानी कि 99.99% आपसे ये प्रश्न पेपर में आएगा ही आएगा। पहला ऑप्शन विश्वनाथ जी, दूसरा ऑप्शन जगन्नाथ जी, तीसरा ऑप्शन महिम भट्ट और चौथा ऑप्शन बाम्ब भट्ट प्रथम। तो रस गंगाधर के रचयिता की बात करें तो ये थे हमारे जगन्नाथ जी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 51वें प्रश्न की। 51वां प्रश्न है बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? पहला ऑप्शन राजा राम मोहन राय, दूसरा ऑप्शन राजा लक्ष्मण सिंह, तीसरा ऑप्शन बाल मुकुंद गुप्त और चौथा ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बाल बोधिनी पत्रिका के संपादक की बात करें तो ये थे हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है छिन्नमस्ता के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन कृष्णा सोबती, दूसरा ऑप्शन मैत्री पुष्पा, तीसरा ऑप्शन प्रभा खेतान और चौथा ऑप्शन उषा प्रिय वदा। छिन्नमस्ता इंपॉर्टेंट लगाइए, आपके पेपर में आ सकता है। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी प्रभा खेतान हो जाएंगी। प्रभा खेतान की बहुत सारी रचनाएं मैं आप सबको करा चुका हूं। इसके बाद बात करते हैं हम 53वें प्रश्न की। 53वां प्रश्न है जिंदगी और जोंक कहानी के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त, दूसरा ऑप्शन अमरकांत जी, तीसरा ऑप्शन कमलेश्वर जी और चौथा ऑप्शन निराला जी। तो जिंदगी और जोंक इस कहानी के लेखक हैं हमारे अमरकांत जी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अमरकांत जी ने जिंदगी और जोंक कहानी लिखी है। इसके बाद बात करते हैं 54वें प्रश्न की। लाल पसीना उपन्यास किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहला ऑप्शन महीप सिंह, दूसरा ऑप्शन दूधनाथ सिंह, तीसरा ऑप्शन अभिमन्यु अनंत और चौथा ऑप्शन रविंद्र कालिया। तो बात करते हैं लाल पसीना उपन्यास की, तो ये है हमारे ऑप्शन नंबर सी अभिमन्यु अनंत। इन्होंने लिखा है लाल पसीना उपन्यास और बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास है आपके पेपर की दृष्टि से। इसके बाद बात करते हैं 55वें प्रश्न की। आखिरी कलाम उपन्यास किसका है? पहला ऑप्शन भीमसेन त्यागी, दूसरा ऑप्शन दूधनाथ सिंह, तीसरा ऑप्शन अभिमन्यु अनंत और चौथा ऑप्शन गिरिराज किशोर। तो आखिरी कलाम उपन्यास की यदि हम बात करें तो ये है हमारा दूधनाथ सिंह का। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आखिरी कलाम आपके पेपर की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम 56वें प्रश्न की। 5 आंगनों वाला घर किसका उपन्यास है? पहला ऑप्शन गोविंद्र मिश्र का, दूसरा ऑप्शन विपिन कुमार का, तीसरा ऑप्शन अभिमन्यु अनंत का और चौथा ऑप्शन रविंद्र कालिया का। तो बात करते हैं 5 आंगनों वाला घर,
ये उपन्यास है हमारा गोविंद मिश्र का। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गोविंद मिश्र का 5 आंगनों वाला घर उपन्यास है। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से गिरिराज किशोर का उपन्यास कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन लोग, दूसरा ऑप्शन चिड़ियाघर, तीसरा ऑप्शन उड़ने के पेशतर और चौथा ऑप्शन असलाहा। तो बात करते हैं गिरिजा किशोर के गिरिराज किशोर के उपन्यास की, तो ये है हमारा उड़ने के पेशतर। ये उपन्यास इन्होंने नहीं लिखा है, बाकी लोग, चिड़ियाघर और असलाह ये इन्होंने लिखे हैं उपन्यास। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दीवार में एक खिड़की रहती थी, किसका उपन्यास है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर की दृष्टि से। पहला ऑप्शन रमेश चंद्र शाह का, दूसरा ऑप्शन विनोद कुमार शुक्ल का, तीसरा ऑप्शन कामता नाथ का और चौथा ऑप्शन रविंद्र वर्मा का। तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये उपन्यास है हमारा विनोद कुमार शुक्ल का। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। रश्मि कविता के कवि कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहला ऑप्शन पंत जी, दूसरा ऑप्शन निराला जी, तीसरा ऑप्शन प्रसाद जी और चौथा ऑप्शन महादेवी वर्मा की। तो रश्मि कविता जो हमारी लिखी है वो लिखी है हमारी महादेवी वर्मा जी ने। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम अगले प्रश्न की, यानी कि 60वें प्रश्न की। मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? तो मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन विनोद कुमार शुक्ल को, दूसरा ऑप्शन महेंद्र भल्ला को, तीसरा ऑप्शन अभिमन्यु अनंत को और चौथा ऑप्शन कोलरिज को। तो मॉरिशस के प्रेमचंद बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके पेपर में 100% प्रश्न आने के पूरे पूरे चांस है। मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है हमारा अभिमन्यु अनंत को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम 60वें प्रश्न की। विपात्र किसकी रचना है? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है भगवती चरण वर्मा की, दूसरा ऑप्शन लक्ष्मी नारायण लाल की, तीसरा ऑप्शन मुक्ति बोध की और चौथा ऑप्शन जैनेन्द्र की। तो बात करते हैं विपात्र रचना की, तो ये है हमारी मुक्तिबोध की रचना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मुक्तिबोध ने विपात्र रचना की है। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। कितने पाकिस्तान किसका उपन्यास है? इंपॉर्टेंट लगाइए, आपसे पूछा जा सकता है। पहला ऑप्शन कमलेश्वर का, दूसरा ऑप्शन शिव प्रसाद सिंह, तीसरा ऑप्शन बीरेन कुमार जैन और चौथा ऑप्शन नागार्जुन। तो कितने पाकिस्तान उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो कितने पाकिस्तान ये है हमारा उपन्यास कमलेश्वर का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कमलेश्वर जी ने लिखा है कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास। इसके बाद बात करते हैं हम 63वें प्रश्न की। टेरिकोटा किसका उपन्यास है? पहला ऑप्शन फणीश्वर नाथ रेणु, दूसरा ऑप्शन लक्ष्मीकांत वर्मा, तीसरा ऑप्शन देवेंद्र सत्यार्थी और चौथा ऑप्शन उदय शंकर भट्ट। तो टेरिकोटा उपन्यास की यदि हम बात करेंगे तो ये उपन्यास है हमारा लक्ष्मीकांत वर्मा का। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लक्ष्मीकांत वर्मा जी ने उपन्यास लिखा है टेरिकोटा। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न एक नौकरानी की डायरी किसका उपन्यास है? पहला ऑप्शन कृष्ण बलदेव का, दूसरा ऑप्शन रांगे राघव, तीसरा ऑप्शन उपेंद्र नाथ अश्क और चौथा ऑप्शन चतुर्सेन शास्त्री। तो एक नौकरानी की डायरी ये उपन्यास हमारा लिखा है कृष्ण बलदेव ने। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम 65वें प्रश्न की। निम्न में से कौन सा उपन्यास दुष्यंत कुमार का है? पहला ऑप्शन छोटे छोटे सवाल, दूसरा ऑप्शन 18 सूरज के पौधे, तीसरा ऑप्शन तीसरा आदमी और चौथा ऑप्शन मछली मरी हुई। तो जो उपन्यास दुष्यंत कुमार ने लिखा है वो है हमारा छोटे छोटे सवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया शहर में घूमता आईना किसका उपन्यास है? पहला ऑप्शन शैलेश जी का, दूसरा ऑप्शन गिरीश अस्थना का, तीसरा ऑप्शन उपेंद्र नाथ अश्क का और चौथा ऑप्शन चतुर्सेन शास्त्री का। तो शहर में घूमता आईना किसका उपन्यास है? तो बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की। तो शहर में घूमता आईना उपन्यास है हमारा उपेंद्र नाथ अश्क का। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम 67वें प्रश्न की। 67वां प्रश्न है गोबर गणेश किसकी रचना है? पहला ऑप्शन रमेश चंद्र शाह की, दूसरा ऑप्शन राही मासूद रसा,
तीसरा ऑप्शन रामदरस मिश्र और चौथा ऑप्शन त्रिलोचन जी की। तो गोबर गणेश रचना की बात करें तो ये रचना है हमारी रमेश चंद्र शाह। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम 68वें प्रश्न की। 68वां प्रश्न है नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे? पहला ऑप्शन रामविलास शर्मा, दूसरा ऑप्शन श्री निवास दास, तीसरा ऑप्शन रविंद्र कालिया और चौथा ऑप्शन बलदेव प्रसाद। इंपॉर्टेंट लगाइए, नया ज्ञानोदय पत्रिका आपसे पूछी जा सकती है। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इसके संपादक थे हमारे रविंद्र कालिया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम 69वें प्रश्न की। 69वां प्रश्न है सालवती किसकी प्रसिद्ध कहानी है? इंपॉर्टेंट लगाइए, नया प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। पहला ऑप्शन यशपाल जी की, दूसरा ऑप्शन इला चंद्र जोशी, तीसरा ऑप्शन विष्णु प्रभाकर और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया प्रसाद जी की। तो बात करते हैं सालवती, ये प्रसिद्ध कहानी है हमारी प्रसाद जी की। जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है कहानी सालवती। इसके बाद बात करते हैं हम 70वें प्रश्न की। 70वां प्रश्न हमसे पूछा गया है बादलों के घेरे के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन कृष्णा सोबती, दूसरा ऑप्शन मैत्रेय पुष्पा, तीसरा ऑप्शन प्रभा खेतान और चौथा ऑप्शन उषा प्रियवंदा। बादलों के घेरे इसके रचनाकार की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कृष्णा सोबती। इन्होंने बादलों के घेरे नामक रचना लिखी है। अब बात करते हैं हम 71वें प्रश्न की। 71वां प्रश्न है निम्न में से इंदु पत्रिका के संपादक कौन थे? पहला ऑप्शन गोपाल राम गहमरी, दूसरा ऑप्शन राजेंद्र यादव, तीसरा ऑप्शन प्रताप नारायण मिश्र और चौथा ऑप्शन अंबिका प्रसाद। तो इंदु पत्रिका के संपादक की हम बात करें तो इंदु पत्रिका के संपादक थे हमारे अंबिका प्रसाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंदु पत्रिका आप सभी के पेपर की दृष्टि से, इसीलिए आपको इसे विशेष तौर पर याद करके जाना है। इंदु पत्रिका के संपादक अंबिका प्रसाद जी थे। अब बात करते हैं हम 72वें प्रश्न की। लिली कहानी के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। पहला ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त, दूसरा ऑप्शन अमरकांत, तीसरा ऑप्शन कमलेश्वर और चौथा ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो लिली कहानी के लेखक की बात करें तो ये हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम 73वें प्रश्न की। 73वां प्रश्न है अभ्योदय किसकी पत्रिका है? पहला ऑप्शन शेखर जोशी की, दूसरा ऑप्शन रामदरस मिश्र की, तीसरा ऑप्शन मदन मोहन मालवीय की और चौथा ऑप्शन चंद्रधर शर्मा गुलेरे की। तो बात करते हैं अभ्योदय पत्रिका की। तो अभ्योदय पत्रिका है हमारी मदन मोहन मालवीय जी की। ऑप्शन नंबर सी 73वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 74वें प्रश्न की। 74वां प्रश्न है तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। पहला ऑप्शन मुक्तिबोध जी, दूसरा ऑप्शन अज्ञेय जी की, तीसरा ऑप्शन निराला जी की और चौथा ऑप्शन जयशंकर प्रसाद जी की। तो तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़, ये हमारी पंक्ति है मुक्तिबोध की। ऑप्शन नंबर ए 74वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम 75वें प्रश्न की। 75वां प्रश्न हमसे पूछा गया है द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र पंक्ति के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन सुमित्रानंदन पंत जी, दूसरा ऑप्शन प्रसाद जी, तीसरा ऑप्शन निराला जी और चौथा ऑप्शन महादेवी वर्मा जी। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की यदि हम बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सुमित्रानंदन पंत जी। और सुमित्रानंदन पंत जी को ही प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं हम 76वें प्रश्न की। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये किसने लिखा है? पहला ऑप्शन रामविलास शर्मा जी ने, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर बच्चन सिंह ने, तीसरा ऑप्शन नामवर सिंह ने और चौथा ऑप्शन विश्वनाथ जी ने। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए ये प्रश्न। ये लिखा है हमारा डॉक्टर बच्चन सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये हमारा डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया है। इसके बाद बात करते हैं हम 77वें प्रश्न की। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इसके रचनाकार कौन है? तो पहला ऑप्शन हमें दिया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, दूसरा ऑप्शन हमें दिया है राम स्वरूप चतुर्वेदी और तीसरा ऑप्शन हमें दिया है चतुर्सेन शास्त्री और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक साहित्य किसने लिखा है? तो ये लिखा है हमारा डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने। ऑप्शन नंबर ए 77वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और हिंदी साहित्य का दूसरा
इतिहास लिखा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। इसके बाद बात करते हैं हम 78वें प्रश्न की। 78वां प्रश्न है, ये उपमान मैले हो गए हैं, किसकी पंक्ति है? पहला ऑप्शन हमें दिया गया सुमित्रा नंदन पंत की, दूसरा ऑप्शन प्रसाद जी की, तीसरा ऑप्शन अज्ञेय जी की और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया महादेवी वर्मा जी की। तो बात करते हैं, ये उपमान मैले हो गए हैं, ये पंक्ति है हमारी अज्ञेय जी की। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम अपनी वीडियो के अंतिम प्रश्न की, जो कि है संसद से सड़क तक कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और आप सभी को इसका उत्तर जरूर पता होगा। पहला ऑप्शन धूमिल जी, दूसरा ऑप्शन मुक्तिबोध जी, तीसरा ऑप्शन नेमी चंद्र जी और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है निराला जी। तो बात करते हैं संसद से सड़क तक, ये कविता है हमारी धूमिल जी की। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आज की हमारी वीडियो के 80 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को मैंने बहुत ही फास्ट बनाया है ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोगों को क्लास लेने में कोई बोरिंग फीलिंग ना आए। बाकी जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं उसकी भी आपको एक वीडियो अलग से मिल जाएगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। धन्यवाद।